नमस्कार दोस्तों, साहित्य से दोस्ती कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो। तो दोस्तों, साहित्य से दोस्ती कार्यक्रम में आज हम एक बहुत ही प्यारे कलाकार, एक साहित्यकार पर बात करने जा रहे हैं। आज उनका जन्मदिवस है। सैलेश मटियानी को आज हम याद कर रहे हैं। सैलेश मटियानी की तस्वीर जब आंखों में उभरती है तो बहुत एक बड़े फलक पर बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती हैं, उनकी बहुत सी कहानियाँ याद आने लगती हैं। और सैलेश मटियानी पर बात करने के लिए आज हमने जिस व्यक्ति को चुना है, उन्हें जो है सैलेश मटियानी की कहानी परंपरा का एक तरह से उत्तरवर्ती कहा गया है। जब अनुनाद पुरस्कार जो है मिला था उन्हें, तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनिल कार्की जी की, जो कि एक भाषा मर्मज्ञ हैं, कथाकार हैं, साहित्यकार हैं। तो हम रचना संसार को आज अनिल कार्की जी से जानने की कोशिश करेंगे। अनिल कार्की जी के दर्जन भर पुस्तकें अभी तक आ चुकी हैं। तो डॉक्टर अनिल कार्की जी, बहुत स्वागत है आपका पहले तो। शुक्रिया। और पुष्पा बुदलाकोटी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में। मैम, बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले थोड़ा परिचय में चाहती हूँ कि हम शुरू कर लें, एक थोड़ा सा औपचारिक बोलें। तो थोड़ा सा कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कितनी रचनाएं उनकी हैं, तो पुष्पा जी आप प्लीज बताइए हमारे श्रोताओं को। धन्यवाद मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हिंदी जगत के प्रसिद्ध साहित्यकार सैलेश मटियानी की जयंती के शुभ अवसर पर उनके जीवन संघर्ष को हम परिचयात्मक रूप में जानते हैं। सैलेश मटियानी नई कहानी आंदोलन दौर के कहानीकार एवं प्रसिद्ध गद्यकार थे। उनका जन्म 14 अक्टूबर 1931 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के बाड़ीछीना नामक गाँव में हुआ था। उनका मूल नाम रमेश चंद्र सिंह मटियानी था। 12 वर्ष की अवस्था में उनके माता पिता का देहांत हो गया था। तब वे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। उनका पालन पोषण अपने चाचा लोगों के संरक्षण में ही हुआ। उनके विद्या अध्ययन में निरंतर व्यवधान पड़ने के कारण उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई। इस बीच उन्हें बूचड़खाने तथा जुए की नाल निकालने का काम करना पड़ा। 5 साल बाद 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने फिर से पढ़ना शुरू किया। उन्होंने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की तथा रोजगार की तलाश में पैतृक गांव छोड़कर दिल्ली आ गए। यहाँ वे अमर कहानी के संपादक आचार्य ओम प्रकाश गुप्ता के यहाँ रहने लगे और अपनी कहानियाँ लिखकर प्रकाशित करने लगे। अमर कहानी और रंगमहल से उनकी कहानियाँ प्रकाशित होने लगी थी, परंतु कुछ समय पश्चात वे वहाँ से इलाहाबाद चले गए। उन्होंने मुजफ्फरनगर में भी काम किया। दिल्ली आकर कुछ समय रहने के बाद वे बम्बई चले गए। फिर बम्बई से अल्मोड़ा और दिल्ली होते हुए इलाहाबाद आ गए। कई वर्षों तक वही रहे। 1992 में उनके छोटे पुत्र का आकस्मिक निधन होने से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। तदंतर वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में हल्द्वानी आ गए। इस प्रकार के मानसिक आघात की स्थिति में ही 24 अप्रैल 2001 को दिल्ली के शहादरा अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके कृतित्व के बारे में जाने तो उनका लेखन का दायरा अत्यधिक विशाल है, जिसका एक साथ उल्लेख करना संभव नहीं है। सन 1950 से उन्होंने कविताएं और कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी। शुरू में वे रमेश मटियानी नाम से लिखते थे। उनकी आरंभिक कहानियां रंगमहल और अमर कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई। इन पत्रिकाओं में उनके शक्ति ही जीवन है, जो 1951 में, और दोराग नामक लघु उपन्यास प्रकाशित हुए। उनका पहला कहानी संग्रह मेरी 33 कहानियां हैं, जो 1961 में प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त उनकी अन्य कहानियों में डब्बू मलंग, पोस्टमैन, प्यास और पत्थर, दो सुखों का एक सुख, अर्धांगिनी, सुहागिनी, पाप मुक्ति, जंगल में मंगल, भेड़े और बकरियां। और उपन्यासों की बात करें तो बोरीवली से बोरी बंदर, हौलदार, चिट्टी मैन, किस्सा नर्मदा बैन, मुख सरोवर के हंस, छोटे छोटे पक्षी, आकाश कितना अनंत है, 52 नदियों का संगम आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके कई निबंध संग्रह एवं संस्मरण भी प्रकाशित हुए। इस प्रकार का उनका कृतित्व रहा है। जी, तो बहुत शुक्रिया पुष्पा जी, आपने बहुत विस्तार के साथ में उनका बताया पूरा जीवन परिचय। तो कार्की जी के पास में आते हैं। अनिल जी, कैसे देखेंगे, कैसे याद करेंगे आप सैलेश मटियानी जी को? कौन था उनका रचना का जो मुख्य पात्र था? किस तरह की कहानियां उन्होंने गढ़ी हैं? कैसे देखते थे वो पहाड़ को? सैलेश मटियानी से जो मेरा परिचय हुआ, मुझे लगता है बहुत बाद में हुआ, क्योंकि जब हम छोटी क्लास में थे तब तो मटियानी जी का परिचय था ही नहीं।
क्योंकि पढ़ने लिखने की उस तरह की परंपरा हमारे एजुकेशन सिस्टम में है नहीं कि आप अपने रचनाकारों को पढ़िए। खासकर हमारे समय तो नहीं थी, अब तो एनसीईआरटी ने अपने रचनाकार लगा लिए हैं। तो जब मैं बीए कर लिया था मैंने, तो एमए फर्स्ट ईयर में मैंने शैलेश मटियानी का उपन्यास पढ़ा, गोपली का फुरन। और मुझे पहली बार ये महसूस हुआ कि एक कथा का जो विस्तार है वो कितना बड़ा हो सकता है। क्योंकि आप गोपली गफूरन के जीवन की विद्रूपताएं तो है ही, बतौर स्त्री, बतौर एक दलित परिवार में पैदा होने और उसके बाद संघर्ष, लेकिन जो गंग जमनी तहजीब है, जो सांस्कृतिक विविधता है उत्तराखंड की, खासकर कुमाऊं की, वो भी उसमें है। पुरुषवादी नजरिए भी उसमें है। और सबसे बड़ी जो उसमें जो बात थी, कभी लगा ही नहीं कि उस कहानी, उस उपन्यास के पात्र मेरे जीवन से बाहर के पात्र हों। उनकी भाषा इतनी सरल थी। एक बार लक्ष्मण सिंह बिष्ट पटरोही ने कहा कि शैलेश मटियानी उन पहले लोगों में से हैं, वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने उत्तराखंड को अपना जातीय गद्य दिया, यहाँ के लोगों को गद्य की एक भाषा दी। और अगर आप देखेंगे बाद में तो उत्तरवर्ती दौर में बल और ठहराई कुमाऊनी फेमस हो गया और लोगों ने उसको, भाषा को बहुत बाजार के उत्पादन की तरह देखना शुरू किया हमारे साहित्य में। एक तरह से असंवेदनशील होकर के बल और ठहरा तक उसे समेट दिया। लेकिन मटियानी के कथा साहित्य में ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसी कोई बोली भाषा का शब्द नहीं दिखता जिसको पढ़ते हुए आप लगाव और संवेदना महसूस न करें। उन्होंने ये सारे शब्द इस्तेमाल किए हैं, लेकिन वो शब्द जिस संदर्भ में आते हैं, दबे कुचले भूखे नंगे दलितों उपेक्षितों का जितना व्यापक संसार उनके वहां दिखता है, उनकी पीड़ा को जिस तरह से ये शब्द व्यक्त करते हैं, तो शायद इस वजह से लक्ष्मण सिंह बिष्ट पटरोही ने कहा हो कि वो कुमाऊं के हिंदी जगत को जातीय गद्य देने वाले पहले व्यक्ति थे। जैसा कि एक बहुत ही हिंदी साहित्य में पॉपुलर शब्द है मटियानी को लेकर के, अभागा गोरकी। और अभागा गोरकी शायद उनको इसलिए कहते हो कि हंस के संपादक ने उनके लिए एक स्टेटमेंट दिया था कि मटियानी को मैं भारत के उन सर्वश्रेष्ठ कथाकारों के रूप में देखता हूँ जिन्हें विश्व साहित्य में सिर्फ इसलिए चर्चा नहीं मिली कि वो अंग्रेजी में नहीं आ पाई। उनकी एक कहानी जिस लायातमकता और इन्वॉल्वमेंट के साथ लिखी गई है, दूसरा कथाकार वह काम अपने उपन्यास में भी नहीं कर पाए। उनके पास हम सब के मुकाबले अधिक संख्या में उत्कृष्ट कहानियां हैं। वे भयानक आस्थावान लेखक की बात करते हैं तो मटियानी के जीवन में झांकना पड़ता है। बूचड़ खाने में काम कर रहे हैं, घोड़ों की नालें ठोक रहे हैं, और क्या कहते हैं, होटलों में काम कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। मतलब वो पूरी जिंदगी उनका है जहां से वो खाद पानी ले रहे हैं, जिन आम जनता मजदूरों के साथ खड़े हुए हैं, जिन दलितों के साथ, जिन महिलाओं को उन्होंने अपने पात्रों में जिया है, तो वो उनके वहां दिखता है। और राजेंद्र यादव कहते हैं कि जो भयानक जो उनकी ये जो आस्था है, ये उन्हें टोलस्टॉय, चेखव और तुर्गनेव की लाइन में खड़ा कर देती, और ये विश्व साहित्य के सबसे महान लेखक माने जाते हैं। उनके पात्रों को उन्होंने जैसी उष्मा दी है वह प्राय प्रेमचंद भी नहीं कर पाए। ये खुला स्टेटमेंट है कहानी के लेवल में। वो प्रेमचंद से, कई लोगों का ये मानना है कि वो कहानी लेखन में प्रेमचंद से बड़ा नाम था, और उनकी और प्रेमचंद की कहानियां भी लगभग संख्या के आकार में बराबरी है। और दूसरा जो कहानीकार है गिरिराज किशोर, उन्होंने प्रेमचंद को लेकर कहा कि यह मानने में कोई गुरेज नहीं है कि अनुभव और अनुभूति के स्तर पर मटियानी जी कुछ मामलों में हमारे देश के शीर्षस्थ कथा शिल्पी है, और ये मुंशी प्रेमचंद से भी ज्यादा समृद्ध है। प्रेमचंद की अवमानना नहीं, बल्कि उनकी परंपरा को आगे ले जाने वाले वो अकेले लेखकों में बोलते हैं। प्रेमचंद अपने समय के सर्वाधिक दबे कुचले और प्रताड़ित किसान और दलित वर्ग की पीड़ा के गायक थे, और मटियानी उनसे भी ज्यादा गहराई में उतरकर उस वर्ग को देखा। और प्रेमचंद से लेकर आज तक ही शायद कोई लेखक अपनी नजर
मतलब इस तरह से आम जनता में टिका पाने में सफल हुआ हो। उनसे बड़ा दलितों का सुख दुख का गायक कोई नहीं। तो कई लोग ये मानते हैं कि हिंदी पट्टी में दलित विमर्श के शुरुआती जो बीज दिखते हैं वो मटियानी जी के वहां दिखते हैं। बहरहाल अगर मैं मटियानी जी को देखता हूं तो मुझे, जो मैंने पढ़ा ईमानदारी से उनका, मुख सरोवर के अंश, कई लोग उसको उपन्यास मानते हैं, मैंने हमेशा उसको कविता जैसा, लंबी कविता। अच्छा, कि आप जब शुरू करते हैं तो अंतिम तक चले जाता है, क्या रिदम है उनकी, क्या लय है। अच्छा, वो मुख सरोवर के हंस के भूमिका में एक जगह कहते हैं कि ये जो मैं लिख रहा हूं ये मैं उनको समर्पित करता हूं जिन महिलाओं से, जिन अनाम गायक पुरखों से, ग्वालों से मैंने ये गीत सीखे और उनके गीतों को कंठ दिया। क्या बात है। अच्छा, मुख सरोवर और के- उसमें पहली बार कहते हैं कि उन पितरों का आशीष फल है, ओह, उनको जी। अपना पितर बोलते तो हैं। उसमें जी। क्या काव्य शैली में लिखा गया है? नहीं, वो उपन्यास है। गद्य शैली, अच्छा। बाद में उसी को आधार बनाकर नगाड़े खामोश है गिरीश तिवारी गिरदा ने, अच्छा, उस पर है। उसी बिल्कुल, बल्कि अच्छा, पूरी भाषा जो डेवलप की गई, हम्म, बात की भाषा, नाटकों में जो, कविताओं में, इवन कहानियों में जो कुमाऊनी टेक मिलती है, कुमाऊनी जो डायलेक्ट टोन मिलता है, हम्म, मटियानी उसके मतलब पिलर है। और मटियानी की रिदम को गिरदा कॉपी करते हैं कई बार। अगर आप नगाड़े खामोश है को देखते हैं, नाटक की शैली को, और उस मुख सरोवर के हंस को देखते हैं, तो हो सकता है कि आपको मुख सरोवर के हंस की शैली ज्यादा बेहतरीन लगे, अच्छा, उसमें ज्यादा कवितामय लग सकती है। वो शब्द वही है, सारे शब्द वही घूम रहे हैं। जी, जी, मैं बिल्कुल अपने निज लेखन का अनुभव बताता हूँ। एक बार मैंने एक शब्द सुना, आद। आद का मतलब होता है नमी, जमीन के अंदर की वो नमी आद जो बीज के अंकुराने के लिए जरूरी होती है। जरूरी, मतलब वो बनाती है, एक तरह का एक माहौल। जलवायु देती है, जरूरी किस्म का माहौल देती है जब किसी जुताई- बीज को जब अंकुराने के। जुताई होती थी तो हाँ। हमारे अम्मा लोग बोलते थे कि आद छ ना गाड़ में देखे हाँ। आओ। हाँ, तो हम्म, बतौर राइटर मतलब ऐसा होता है कि आप इस तरह के शब्दों को पकड़ते हैं, आप सोचते हैं कि इसको आप कहीं इस्तेमाल करेंगे, आप इसका मानवीकरण करेंगे, या आप इसको कहीं अपनी कविता में ला करके इसको, या कहानी गद्य में आप इसे एस्टेब्लिश करेंगे। तो मटियानी को पढ़ते हुए मुझे वो शब्द वहां मिल गया। सर, तो वो शब्द तो का अब- आद का उनका मतलब क्या कहने का मतलब उन्होंने है? वही किया, आद का मतलब वहां भी नमी था, लेकिन अच्छा। संवेदना बचाना, मतलब वहां भी यही था कि इतने बिढ़प दुखों में भी अपने भीतर की आद अच्छा, बचाना, अपनी मतलब अपने संवेदना को भीतर की बचाए संवेदना रखना। बचाना, अपने भीतर की, किस कहानी में पढ़ा वो शब्द मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं चमत्कृत हो गया कि इतने बारीक बारीक उनके वहां वो ऑब्जर्वेशन मिलते हैं। और जब भी मटियानी की बात करते हैं तो उसको केवल पहाड़ का या कुमाऊं का नहीं कहते हैं। उनकी एक कहानी है बहुत छोटी, कैक्टस। मैं बहुत प्रभावित हूँ उस कहानी से। कैक्टस। हाँ। जी। तो वो कहानियां इतनी बड़ी कहानियां है कि वो जितना पहाड़ के लिए लिखते हैं उतना ही वो शहरों पर भी फैले हुए हैं, उनके उपन्यास और वो सब। उठाई गिर एक मेरी बहुत अच्छी कहानी है जो 3 चोरों के बारे में है। तो इसी तरह से अभी जो हमारे सिलेबस में MA HL 601 607 में उनकी कहानी सुहागिन, बहुत क्लासिक कहानी है अपने आप में, या उनकी प्रेत मुक्ति। और मटियानी पहाड़ के एकमात्र कथाकार है जिन्होंने हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब को अपनी कहानियों में लिखा हो। अल्मोड़े के परिवेश में महमूद जैसी इंडियन क्लासिक कहानी लिखने वाले मटियानी हैं। हाँ, तो ये मटियानी का। अच्छा, मुंबई में जैसे वो रहे तो क्या फिल्म इंडस्ट्री में भी बताओ राइटर उन्होंने काम किया? क्या कुछ फिल्में की स्क्रिप्ट लिखी है क्या उन्होंने? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन मुझे लगा कि वो बहुत, हाँ, बहुत प्रयास में रहे वो कई बार, और ऐसा भी मुझे कोई वो नहीं है शायद। तो फिर मतलब मुख्यतः अगर उनकी ज्यादातर कहानी उपन्यास देखें तो उसके पात्र पहाड़ की महिलाएं हैं या पहाड़ का वो शहर की महिलाएं भी है, तबका है। शहर की महिलाएं भी है, लेकिन जैसे शहर की भी जो महिलाएं हैं जहां से वो पात्र उठा, जैसे उठाई गिर में 3 लोग हैं, वो उसमें भी एक जो उस्ताद है वो मोमडन है और जो दूसरा छोटा चोर है वो हिंदू है, लेकिन दोनों मानवीय एकदम। एक बुढ़िया के गले का चैन खींचने के बाद दोनों को अपनी माँ याद आ जाती है, वो चैन लौटाने जाते हैं तो पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं दोनों। क्या बात है।
तो लेकिन उनका जो मतलब बातें हैं उसमें वो बहुत गजब की बातें हैं, आपस में जो संवाद है उनके वो बहुत अच्छे तो हैं। क्या लगता है कि इतनी संवेदना, इतनी समझ, साहित्य की इतनी पकड़, शैली पर इतनी पकड़, ये सब कैसे आई होगी उनमें? क्या बाड़ीशिना में उनको बचपन में वो माहौल मिला या फिर बाहर निकलने के बाद उन्होंने चीजें लिखना शुरू किया? दरअसल क्या है ना, बड़ी फिलोसफिकल दिक्कतें हैं हम लोगों के साथ। हम लोग कहीं जाते नहीं है, एक जगह ही बैठ करके हम ये कहते हैं कि जीवन क्या है, नश्वर है, जीवन क्या है मैं आज तक नहीं समझ पाया, ऐसे लोग बोलते हैं उनके स्टेट। लेकिन मुझे लगता है कि एक लेखक का, एक अन्वेषक का, एक वैज्ञानिक का, किसी भी तरह का जो किसी सत्य के करीब जाना चाहता है या किसी चीज को समझना चाहता है, उसके पास बहुत यात्राएं होती है, जीवन की यात्राएं होती है, संघर्ष की यात्राएं होती है। तो वहां से जो उसके अनुभव की तिजोरी भरती है, उन अनुभवों की तिजोरी से फिर वो लिखना शुरू करता है या फिर वो बोलना शुरू करता है। तो मुझे लगता है कि वहां से वो आए। लेकिन जो एक मानीखेज सवाल है, एक जो मतलब बहुत जरूरी मसला है मटियानी को लेके, वो ये है कि मटियानी का जो साहित्य है वो बहुत इजी नहीं है लोगों के लिए पढ़ने के लिए, मार्केट में नहीं है। तो उसके लिए मटियानी जी के परिवार के लोगों को उसको मतलब दोष दिया जाता है। दोस्त तो नहीं दिया जाता, लेकिन उनको और ज्यादा मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए वो करना चाहिए। बिल्कुल, या फिर सरकारों को करना चाहिए भी सिलेबस में, हाँ, जैसे या फिर एनसीईआरटी ने सरकारों लगा को रखा है नहीं, सरकारों ने तो लगाया है, एनसीईआरटी में सभी जगह है, आपका एनएसडी में भी है, वहां भी है। लेकिन व्यापक रूप से जो उनके समग्र है, जैसे उनका समग्र आया था 6,000 रुपए का जो समग्र है मटियानी का, ये प्रकल्प प्रकाशन से आया, राकेश मटियानी जी के पास इनके सारे कॉपीराइट है। ओके। तो ये देखिए राकेश मटियानी के पास इनके सारे, ये जो आया था ये आया था 2008 में। उसके बाद शायद अब नहीं है, उस समय 6,000 का था, हार्ड बॉन्डेड ही था ये पेपर बैक में नहीं था। लेकिन मटियानी जिस तबके के रचनाकार है या जिस तरह के वो है, तो उसे आम लोगों में फैलना चाहिए, मतलब जो विद्यार्थियों के लिए भी छोटे संस्करण हो, जैसे प्रतिनिधि कहानियां ये सब तो थोड़ा थोड़ा निकली हुई है, लेकिन बहुत कम है वो। 300 कहानियों का आप छू रहे हैं, उसमें से 2-3 संकलन ही बाजार में है, तो और सारी कहानी उम्दा है, बहुत ज्यादा मतलब। अच्छा, हिंदी पट्टी के लोगों ने इनको कितना फिर सराहा? जैसे कि आपने अभी उपमाएं तो दीदी गिरिराज किशोर ने जो बोला, तमाम लोगों ने, हंस ने जो छपा, तो वो सम्मान क्या हिंदी पट्टी में इनको मिल पाया, वो पुरस्कार सम्मान? कई लोगों का ये मानना है कि वो उपेक्षित रहे भी कई तरह से, उनके वैचारिक विचलनों में भी दिखता है अंत में, लोग ऐसा कहते हैं। और हिंदी में भी उस समय के जो मठ और केंद्र थे, वहां से भी वो एक तरह से बहिष्कृति रहे। राजेंद्र यादव ने और गिरिराज जी ने, गोविंद मिश्र ने निसंदेह रूप से, या फिर से बटरोही सर ने शैलेश मटियानी को हमेशा इस्टेब्लिश किया। शैलेश मटियानी के लिए ये लोगों ने हमेशा बात रखी। अगर राजेंद्र यादव नहीं होते हिंदी के फलक में, तो शैलेश मटियानी को लोग भूल जाते फिर, ऐसा भी कई लोग कहते हैं। क्या बात है। तो बहुत अच्छे से किस्से कहानियां आपने सुनाई, मुझे लग रहा है अच्छा, इससे अच्छा और क्या वक्त होगा कि हम उनको इस तरह से याद कर रहे हैं, और भावुक तो हम हो ही जाते हैं। उनकी कहानियां जिन जिनने पढ़ी हैं वो जरूर भावुक होते ही होंगे। तो जब ज़्यादा बेहतर होगा कि हम स्कूली बच्चों तक इन कहानियों को पहुंचा पाएँ, छोटे छोटे 4-4, 5-5 कहानियों के संग्रह के तौर पे, जैसे कि प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां आई हैं जी, तो उसी तरह से ये भी जुबान पे चढ़ने वाली कहानियां हैं। तो एक छोटा सा पढ़ सकते हैं अगर इनका, बिल्कुल इनके गद्य की झलक दे। बिल्कुल। और मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि 2008 से शायद हमारी राज्य सरकार ने भी शैलेश मटियानी के नाम से पुरस्कार शुरू किया, राज्य शैक्षिक पुरस्कार शुरू किए हैं, जो कि बेहतरीन शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले शिक्षकों को उसमें सम्मानित किया जाता है। तो अभी इनकी सुहागिन कहानी का पाठ अनिल कार्की जी ने किया है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो उसके अलावा भी हम एक छोटा सा नमूना आपके सामने देना चाहते हैं कि किस तरह का गद्य वो लिखते थे। तो ये जब वो बूढ़ी हो गई है, उसके घुटने काम नहीं कर रहे हैं इसमें। बेसिकली इस कहानी का सार ये है कि सुहागिन कहानी का सार ये है कि एक ब्राह्मण लड़की है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, तब के पहाड़ में 30-40 की हो गई है, 30 की हो गई है, 37 की हो गई है, शादी नहीं हो रही है, कहीं गरीब भी है, थोड़ा कुरूप भी है। तो उसके भाई है बुद्धि वल्लभ जी, और एक भाभी है,
और वो भी बुद्धि वल्लभ जी भी मरणासन्न है। तो उन्होंने कह दिया कि अब तू शादी कर ले कलश के साथ, ताकि मेरा तारण हो सके। जाए। तो क्योंकि शादी नहीं होना भी हाँ, अपशगुन माना हाँ, जाता था। हाँ। या तो तो पीढ़ी के भाई साथ का ये करते कहना थे। है कि आपको मतलब मरते वक्त में तुम्हें शादीशुदा देख सकूं। हम्म, तो उसी द्वंद्व की कहानी है पूरी, उसमें उसके जीवन का है। तो इसका अंतिम हिस्सा है जब ये 8 दिन तक बीमार है और 8वें दिन कलश उठा करके जाती है। तो उसी का हिस्सा है कि थर 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 ग्रस हथेलियां कांप उठी और ताम्र कलश चबूतरे के एकदम नीचे आंगन पथरौटे पर गिर पड़ा, तांबे पर पानी भरने के लिए। हे राम, हे राम। पद्मावती का करुण विलाप सुनकर पास पड़ोस के कई लोग एकत्र हो गए, मगर पद्मावती की आंखों को तो सिर्फ पिचके हुए ताम्र कलश के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा था। बिलखती ही चली जा रही थी। गंगा सिंह हेडमास्टर की तीसरी घरवाली, जो खुद भी पहले 2 घर त्याग कर आई थी, पद्मावती के कानों को भेद गई। छी छी, ऐसे तांबे की टिटरी के लिए ऐसा करुण विलाप करते हुए शर्म नहीं आ रही पद्मा बोराण जी? अरे यह फूट गया है तो दूसरा कलश नहीं मिल सकता बाजार में? पद्मावती ने छलछलाती आंखों के जल को एकदम आत्मस्थ कर लिया। देखा सामने गंगा सिंह हेडमास्टर भी खड़ा है। पद्मावती एकदम विकट स्वर में चिल्ला उठी, चुप रहो खसनी, मैं तुझ जैसी तिरघरिया पातर नहीं हूं। नया कलश नहीं मिल सकता कहती है? अरे तू ही ढूंढती रह, तुझे ही मुबारक हो नए नए खसम। मतलब वो 3 परिवारों में शादी होके आए ना। मैं तुझ जैसी खसनी नहीं हूँ, ब्राह्मणी हूँ, तू मत रोना जब तेरा खसम मरे तो ये उसका दर्द है पूरा ना। वो उसको मान चुकी है कि वो कलश उसका पति है। तो पद्मावती के विकट स्वर में से सभी अचकचा गए। तो इसको मनाने के लिए जो इसकी भाभी है वो कहती है कि कमलावती बोजी आगे बढ़ी, बड़े लाड़ प्यार से पद्मावती की आंखों को पोंछा। पहले बहे हुए आंसू कोपलों की झुर्रियों में अटक गए थे। संवेदना जताते हुए कमलावती बोजी बोली, पद्मा ललितजी, अब चुप हो जाओ। अरे बावली, इतना करुण विलाप तो कोई हाड़ मांस के स्वामी के मर जाने पर भी नहीं करता। तांबे का कलश थोड़ा पिचक ही तो गया है, मैं इसे ठीक कर दूंगी। इस कल्पना से सिहर उठी कि ठीक करने के लिए कलश को पहले टमटा भट्टी पर चढ़ाएगा और फिर हथौड़े से उसे हे राम हे राम। तो ये जो स्तर है, जीवन के विभिन्न स्तर, स्त्रियों के भीतर फिर उनके वर्ग, समाज के भीतर फिर उनके वर्ग, फिर उनकी बुनावट। तो उस सामाजिक सांस्कृतिक जो ताना बाना है उसको मटियानी बहुत गहरी से शिनाख्त करती है। तो बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल आपने दिया। मुझे उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आया होगा और अब एक ललक उनके भीतर जगी होगी कि सैलेस मटियानी को हम ढूंढ कर पढ़ें। आजकल तो इंटरनेट पे भी बहुत सारा मटेरियल कम है, लेकिन मटियानी जी, हाँ मटियानी जी कम है, लेकिन हमारी लाइब्रेरी में, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मटियानी जी पर एक वो है, एक उनकी किताब है 52 नदियों का, 52 नदियां कर, 52 नदियों का संगम। हाँ संगम। और वो पहला उपन्यास है जो पहाड़ की वैश्यावृत्ति को लेके उनके जीवन को उजागर करता है। तो उम्मीद करते हैं श्रोताओं की बातचीत और सैलेस मटियानी को जानना आपको पसंद आया होगा। और अनिल कार्की जी, बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त दिया, और देना भी चाहिए। हम अपने कलाकारों को, अपने साहित्यकारों को इस तरह से याद कर सकते हैं। पुष्पा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हाँ, तो दोस्तों बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। तो सुनते रहिए हेलो हल्द्वानी 91.2 FM पर।